गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं एक बचा हुआ मेथड था फोर्थ यूनिट का, दैट इज़ रिलैक्सेशन मेथड। उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, रिलैक्सेशन मेथड के लिए इक्वेशंस जो दिए हैं, जैसे एक कंसीडर करो इक्वेशन दिया हुआ है आपको, ठीक है। a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल्स टू d1, b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल्स टू d2 एंड c1x प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल्स टू d3। ओके, इस टाइप का इक्वेशन दिया है। तो बाकी मेथड में हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। बट इसमें क्या करते हैं हम, जो वे है, हमको सॉल्यूशन तो वही में निकालना है। हम क्या करते हैं, मेथड का वे हम चेंज करते हैं। इसमें हम रेसिडुअल्स मेथड से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई और जेड की वैल्यू। नाउ इसमें जो कंडीशन रहता है, वो हम क्या करते हैं कि आपका जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें जो फर्स्ट कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट जिसमें लार्जेस्ट है वो होता है आपका फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें वाई का कोफिशिएंट लार्ज है बाकी दोनों से। इसमें जैसे एक्स का कोफिशिएंट लार्ज है A2 और A3 से, ठीक है, वो फर्स्ट इक्वेशन होगा। और जिसमें सेकेंड इक्वेशन बाकी दोनों, जैसे इसमें b2 की वैल्यू b1 और b3 से लार्ज है तो वो सेकेंड इक्वेशन होगा, मतलब y का कोफिशिएंट। ओके, जिसमें z का कोफिशिएंट लार्ज है वो होगा आपका थर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हम अरेंज करते हैं। जैसे ये इक्वेशन दिया हुआ है तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चेक करें, ठीक है, तो ये कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब x का कोफिशिएंट जो है फर्स्ट इक्वेशन में बाकी दोनों के समेशन से ग्रेटर होना चाहिए। सेकेंड इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो x और z के कोफिशिएंट के समेशन से ग्रेटर होना चाहिए। ओके, बाकी थर्ड में क्या होना चाहिए, जो z का कोफिशिएंट है वो x और y के कोफिशिएंट से ग्रेटर होना चाहिए, समेशन के ग्रेटर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उस ऑर्डर में अरेंज कर लो, सो दैट क्या होगा, ये जो डायगोनल टर्म है ये लार्जेस्ट होनी चाहिए बाकी के अदर कोफिशिएंट्स से। अब ये जैसा हो रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर रिलैक्सेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। नाउ इसमें करना क्या है कि आपको रेसिडुअल्स फाइंड आउट करने हैं। रेसिडुअल्स फाइंड आउट कैसे करना है, ये जो इक्वेशंस हमको दिए हुए हैं उसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में यहाँ शिफ्ट कर देंगे। और जो अब इक्वेशन बनेगा उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करें, a1x प्लस a2y प्लस a3z, ये पूरे को हम क्या करें, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें आफ्टर d1। तो ये जो इक्वेशन यहाँ बनेगा उसको हम बोलेंगे रेसिडुअल नंबर 1। वैसे ही ये पूरे का पूरा पोर्शन को अगर हम क्या करें, d2 के बाद वहाँ शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड में, तो ये आपका रेसिडुअल नंबर 2 हो जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, थर्ड पोर्शन में इसको हम शिफ्ट कर देंगे d3 के बाद, ठीक है, तो ये आपका रेसिडुअल नंबर 3 हो जाएगा। सो रेसिडुअल्स फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके का इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। दिस इज द रेसिडुअल इक्वेशंस। नाउ इसमें करना क्या है, हमको एक्स वाई और जेड की वो वैल्यूज हमको कैलकुलेट करनी है जिसके लिए R1 R2 और R3 की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ हमको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जहाँ पे R1 R2 और R3 की वैल्यूज 0 हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, इसमें हमको क्या करना है, दो हम टेबल्स बनाते हैं। इसमें एक होता है ऑपरेशन टेबल होता है और दूसरा होता है रिलैक्सेशन टेबल। सो बेसिकली इसमें हम इनिशियली स्टार्ट कहाँ से करते हैं, देखो, अबव प्रॉपर्टी से हमको ये पता चलता है कि इस पूरे इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं उनमें a1 लार्जेस्ट है, राइट। a1 इज द लार्जेस्ट वन। यहाँ पे b2 लार्जेस्ट है बाकी दोनों b1 b3 से। यहाँ पे c3 लार्जेस्ट है c1 और c2 से, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम x y और z सबको जीरो कर दें, इनिशियली सबको जीरो जीरो कर दे तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू जीरो माइनस a2 इंटू जीरो माइनस a3 इंटू जीरो। वैसे ही यहाँ पे b1 इंटू जीरो, b2 इंटू जीरो, b3 इंटू जीरो, c1 इंटू जीरो, c2 इंटू जीरो, c3 इंटू जीरो। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इनिशियली जो रेसिडुअल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, d1, R1 इज इक्वल्स टू D1, R2 इज इक्वल्स टू D2 एंड R3 इज इक्वल्स टू D3। ये इनिशियल वैल्यूज रहेंगी। अब हमको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज को हमको इंक्रीज करते जाना है। और इस तरीके से इंक्रीज करते जाना है कि इनिशियल जो D1 D2 D3 मिल रहा है ये धीरे धीरे रिड्यूस होते जाए कहाँ, जीरो।
D1 से वो 0 हो जाए, D2 से वो 0 हो जाए, D3 से वो 0 हो जाए। तो उन वैल्यूज़ को x, y और z की वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन बोलेंगे इस इक्वेशन। नाउ क्या होगा, यहाँ पे मेजर फैक्टर सबसे बड़ा जो कोफिशिएंट क्या है, a1 है, ठीक है। a1 किसका कोफिशिएंट है, x का। इसलिए हम ये मानते हैं कि इस पूरे इक्वेशन में r1 को रिड्यूस करने में सबसे बड़ा जो फैक्टर है और कंट्रोलिंग पावर है वो a1 के पास है यहाँ पे, और x के पास है, ठीक है। वैसे ही इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सेकेंड में क्या है, b2 इज द लार्जेस्ट कोफिशिएंट, सो हम मानते हैं कि y के पास कंट्रोलिंग पावर है कि वो r2 को रिड्यूस कर सकता है। वैसे ही हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में R3 में हम C3 को मानेंगे कि सबसे जल्दी रिड्यूस करने वाला R3 को वो है C3, और उसका पावर है आपका Z के पास, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम एक ऑपरेशन टेबल बनाते हैं। ऑपरेशन टेबल इज नथिंग बट the correlation between change in x, y and z, okay, change in x, y or change in R1, R2 and R3 with respect to the change in x, y and z। देखो अभी इसी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में हम x, y और z की वैल्यूज को अगर हम 0 0 0 कर दें, ठीक है, सबको 0 कर देंगे, यहाँ पे ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो R1 की इनिशियल वैल्यू कितनी होगी, D1 होगी, R1 की इनिशियल वैल्यू D1 होगी। बट हम अगर x को 0 से कर दे 1, 0 से हम क्या कर दें 1, चेंज कितना हुआ, 1 का चेंज हुआ। तो अगर x की वैल्यू हम 0 से 1 कर दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। तो a1 इंटू 1 हो गया, a1 इंटू 1। तो ये इक्वेशन पहले क्या था, x की वैल्यू जब 0 थी तो R1 था आपका D1, बट जब x की वैल्यू 1 है तब ये इक्वेशन कैसे बन रहा है, ये इक्वेशन की वैल्यू कैसे हो जाएगी, R1 इज इक्वल टू D1। अभी x 0 था तो इतना पोर्शन था, अभी x अगर 1 हो जाएगा तो a1 इंटू एक्स इज इक्वल टू a1। सो अब प्रीवियस केस में जब x की वैल्यू 0 है तो R1 की वैल्यू कितनी है, D1 है, बट जैसे ही हमने उसको 1 से बढ़ा दिया तो कितना हो जा रहा है, जो R1 की जो इनिशियल वैल्यू है उसमें माइनस a1 से वो डिक्रीज हो जा रहा है। मतलब x की वैल्यू को 1 से हम चेंज करें तो R1 की वैल्यू माइनस ऑफ a1 से वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वैसे ही हम क्या करें यहाँ पे, अगर y की वैल्यू को 0 से हम क्या करें 1 कर दें तो R1 में हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू अब की चेंज हो जाएगी माइनस ऑफ a2 से। वैसे ही z की वैल्यू हम 0 से 1 कर दें तो आपका R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी माइनस ऑफ a3 से, ठीक है, समझ में आए। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इसी को बेस लेके हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे होगा, ये ऑपरेशन टेबल हम बोलते हैं इसको। देयर आर टू साइड्स, एक होता है आपका कॉलम में हम क्या करते हैं, चेंज इन R1 विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, चेंज इन y एंड चेंज इन z। तो आप हमने अभी देखा था, जैसे ऊपर एक्सप्लेनेशन में देखा था कि जैसे ही मैं x को 1 से चेंज करूं आपके R1 में माइनस ऑफ a1 का चेंज आ जाता है, और अगर y से चेंज करूं तो माइनस a2 से चेंज होता है R1, और z को 1 से चेंज करूं तो माइनस ऑफ a3 से वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से क्या कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है कि आप x को चेंज करते हो तो R1 में कितना चेंज होता है, y को चेंज करते हो तो R1 में कितना चेंज होता है, z को आप चेंज करते हो तो R1 में कितना चेंज हो जाता है, ठीक है। वैसे ही R2 के इक्वेशन से जब आप x को, y को और z को चेंज करोगे तो इतने चेंजेस आएंगे। R3 के इक्वेशन में x, y और z को आप चेंज करोगे तो ये चेंजेस आएंगे। इसी को हम बोलते हैं ऑपरेशन टेबल, ठीक है। इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे, आपका x, y, z की वैल्यू 0 होगी तब, और इनिशियल आपका वैल्यूज रहेंगे R1 इज इक्वल टू D1, तो फिर जो भी कांस्टेंट रहेगा R2 इज इक्वल टू D2, R3 इज इक्वल टू D3, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमको क्या करना है, इसी ऑपरेशन टेबल को हमको ध्यान में रख के आगे सॉल्व करना है। इसी इक्वेशन को हमको ऑपरेशन टेबल को ध्यान में रखना है, हमको रिड्यूस करना है। R1 की जो भी इनिशियल वैल्यू है D1, D2, R1, R2, R3 की जो इनिशियल वैल्यू है D1, D2, D3, उसको इस तरीके से हमको सॉल्व करते जाना है, x और y और z को बढ़ा बढ़ा के, ताकि वो 0 होते जाएं, और फाइनली x और y और z की जो वैल्यूज में हमको मिलेंगी, ठीक है, उनको हम बोलेंगे सॉल्यूशन इक्वेशन।